नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम का ख़ास कवरेज माहौलियात के हवाले से। आपको याद होगा और मुझे भी याद है कि हमारे बचपन में दूध की ख़रीदो फ़रोख्त गांव में मायूब समझी जाती थी। शहरों में तो दूध की ख़रीदो फ़रोख्त राइज थी, लेकिन दूध की ख़रीदो फ़रोख्त गांव में मायूब थी। पानी के बिकने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बसा औक़ात ऐसा भी होता था कि पड़ोस की ख़वातीन देसी मुर्गी के अंडे भी मुफ्त दे दिया करती थी। दूध और दही और छाछ की ख़रीदो फ़रोख्त का भी बिल्कुल भी रिवाज नहीं था। लोग कहा करते थे कि अगर इंसान का बस चले तो वो हवा भी बेचना शुरू कर दे। हम लोग ओखला में रहते हैं और ओखला एक रिहायशी इलाका है। यहाँ इस वक्त इंसानों के लिए सांस लेना एक मसला बन गया है। दिल्ली से जो लोग बाहर रहते हैं उनको सुनने में ज़रा अजीब लग रहा होगा कि सांस लेना कैसे मसला बन सकता है, लेकिन दिल्ली में बाकायदा मुजाहरे हो रहे हैं। लोग अपने हुकूक के मुतालबात कर रहे हैं कि हमें सांस लेने का हक़ मिलना चाहिए, हमें जीने का हक़ मिलना चाहिए। हुआ ये है, जामिया नगर के रिहायशी इलाके में एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाया गया है, जहाँ पे कूड़े करकट से कुछ मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इस उत्पादन के नतीजे में जो जहरीली गैस निकल रही हैं वो यहाँ के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को मुतासर कर रही हैं। उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बीमारी का जो शरह है वो इस प्लांट के लगने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग परेशान हैं और मजबूरी में उनको सड़क पर निकलना पड़ा है, मुजाहरे करने पड़े हैं। 27 जनवरी को एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी और बाकायदा सरिता विहार से लेकर अपोलो तक लोग वहाँ निकले थे। उन्होंने अपने जीने के हक़ के मुतालबात सरकार से किए थे और अभी परसों संडे के दिन बाकायदा एक मुजाहरा हुआ और गवर्नमेंट से गुहार लगाई गई कि हमें सांस लेने का हक़ दिया जाए और इस प्लांट को यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाया जाए। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ अब्दुल रशीद अगवान साहब मौजूद हैं। आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि अब्दुल रशीद अगवान साहब माहौलियात के बका के लिए पिछले 40 साल से अपनी एक्टिविज़म दिखा रहे हैं और बाकायदा इसके लिए अपनी तहरीरों के ज़रिए और अपनी सभाओं के ज़रिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि माहौलियात को बचाना कितना ज़रूरी है। माहौलियात पे काम करने के सिलसिले में आपको एक इनाम भी हासिल हो चुका है। वो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट उनकी तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि दरअसल ये वेस्ट प्लांट जो यहाँ ओखला में लगा हुआ है ये दरअसल क्या है, ये क्यों लगाया गया था और इससे क्या क्या नुकसानात हैं। दरअसल ये जो प्लांट लगाया गया है ये तिमारपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का प्लांट है, जो जिंदल ग्रुप की कंपनी है। और तिमारपुर में भी एक प्लांट लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। तिमारपुर का प्लांट जो है वो बंद हो चुका है, ये प्लांट चल रहा है। इसी तरह के और प्लांट दिल्ली के अंदर बवाना में, नरेला में और तहखंड में बनने वाले हैं। इस प्लांट के पीछे जो सोच है वो ये है कि कूड़ा जो है उसको जलाया जाए और बिजली पैदा की जाए। जो शहर हैं उनके अंदर एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो भी हैं वो कूड़े को मैनेज करने में नाकाम रही हैं और उसकी वजह से अब उनके पास एक सीधा रास्ता निकल रहा था, शॉर्टकट एक ढूंढा है कि इस कूड़े को जला दिया जाए। तो ये प्लांट उसी तरह का लगा है। इससे बिजली पैदा होने का काम तो कम है, अलबत्ता कूड़े का मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह के प्लांट दिल्ली में और भी आ सकते हैं। और ये जो लड़ाई है इस वक्त जो यहाँ की जनता लड़ रही है वो है कि ये प्लांट बंद हो। और इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पहले से 2010 से एक केस चल रहा है। जब से प्लांट लगा तब से केस चल रहा है उसका। और अभी जो सरकार जो है वो इसको 16 मेगावाट से 40 मेगावाट यानी करीब ये 1.5 गुना बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अगर ये मान लिया गया तो फिर ये कि तहखंड जो बिल्कुल अपोलो के सामने है, इसके अपोजिट में 3 किलोमीटर से दूर, वहाँ भी एक प्लांट 50 मेगावाट का आने वाला है। तो इस तरह से ये इस पूरा इलाका जो है गैस चैम्बर बन सकता है। तो लोगों की बेचैनी ये है कि हम जो पोस्ट कॉलोनीज़ भी यहाँ हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो SPA यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसी तरह से हमदर्द यूनिवर्सिटी बहुत करीब में है, उसका
इसी तरह से और भी जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं यहाँ पर, CRRI है या सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इससे कई इंस्टीट्यूट यहाँ काम कर रहे हैं। नेहरू प्लेस का एक बहुत बड़ा इलाका है। तो इसका जो ग्रिड जिसे कहते हैं हम लोग, 10 किलोमीटर ग्रिड होता है, उस सब में पोल्यूशन फैल रहा है। पोल्यूशन इसके अलावा भी दिल्ली में जाता है, लेकिन ग्रिड एरिया जो है 10 किलोमीटर का, वो ज़्यादा मुतासिर इससे होता है। मेरे जहन में एक बात आ रही है कि आज से 15 या 20 साल पहले जब शीला दीक्षित दिल्ली की CM थी, तो उनकी सरकार ने एक फ़ैसला लिया था, दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जो तमाम मशीनरी जो लगी हुई थी उनको उन्होंने दिल्ली के मुज़ाफ़ात में शिफ्ट किया था, और बाकायदा उन्होंने डीजल की कॉमर्शियल गाड़ियों पे पाबंदी लगाई थी, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए भी बाकायदा उन्होंने ये बनाया था कानून कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं उनकी दिल्ली की सड़कों पे आमदोरफ्त नहीं होगी। और पड़ोस में बदरपुर जो थर्मल प्लांट है वो भी बंद किया गया था। उसके बावजूद 2010 आप बता रहे हैं, 2010 में उस फैसले लेने के बाद एक तरफ ये सरकार एक फ़ैसला लेती है कि कुछ चीज़ों को हटा रही है, उसके बाद 2010 में इतना ख़तरनाक प्लांट, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, और जहाँ पर एक बड़ी तादाद लाखों लोग इंसानी जानें यहाँ रहती हैं, उस बीच में लगाने का क्या मकसद हो सकता है सरकार का? देखिए, इसमें जो पहली चीज़ है कि जो प्लांट लगा है वो ग्रीन बेल्ट में आता है। जो मास्टर प्लान 2021 जो है दिल्ली का है, उसके हिसाब से ये गलत जगह लगा हुआ है, क्योंकि मास्टर प्लान के हिसाब से ये ग्रीन बेल्ट है। दूसरा है कि इस तरह के प्लांट इंडस्ट्री एरियाज में लगाए जाते हैं, आबादियों में नहीं लगा जा सकते हैं। ये जो प्लांट यहाँ लगाया गया है, ये इसकी वजह है कि यहाँ पर पहले से कई सालों से, ब्रिटिश ज़माने से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ था। तो उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के यहाँ जो है राष्ट्रपति भवन से कचरा आना शुरू हुआ सबसे पहले, और वो अभी भी आता है। तो यहाँ कंपोस्टिंग प्लांट लगाया गया है कि उस कचरे से खाद बनाई जाए और खाद का इस्तेमाल किया जाए। फिर नई दिल्ली जो MCD है, वहाँ से यहाँ आना शुरू हो गया कचरा। उसके बाद फिर साउथ दिल्ली का शुरू हो गया, फिर इस दिल्ली से भी आ रहा, और भी जगह से आना शुरू हो गया। तो ग्रेजुअली चूँकि वो ट्रीटमेंट प्लांट था, उसकी ज़मीनें पड़ी हुई थी बहुत सारी, करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है, तो शायद उस पर किसी की निगाह हो, या ये कि ये जगह चूँकि उसके लिए अलग से जो है मुख्तस की गई थी कि ये ट्रीटमेंट प्लांट्स की जगह है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंपोस्टिंग प्लांट ये पहले से थे। फिर एक मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आया था, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लांट सॉरी, तो उसको भी बंद कराया गया था, वो बंद हुआ। अब मेडिकल वेस्ट भी इसी प्लांट में लगभग जा रहा है, क्योंकि मरकरी से निकल रहा है, तो उससे अंदाज़ा ये है कि वो इसके अंदर जो है मेडिकल वेस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये यहाँ पर इलीगल है, जो मास्टर प्लान है उसका वायलेशन है। DDA की जो लीज जिस पर दिया गया है, इस प्लांट की जगह दी गई, वो डिफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह के प्लांट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक की परमिशन से ये शुरुआत हुई थी, तो वो कुछ और चीज़ थी और ये कुछ और चीज़ बन गई। दूसरा ये कि ये ओरिजिनली जिसको मंजूर हुआ था वो डेनमार्क की कंपनी थी, जिसने तिमारपुर में लगाया था। उसकी जो टेक्नोलॉजी थी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर जो है लो कैलोरी वेस्ट आता है, तो वो फिजिबल नहीं था, मतलब वो फ़ायदेमंद नहीं था। तो डेनमार्क कंपनी चली गई, उन्होंने जिंदल को बेच दिया, और ये उस प्लांट को चला रहे हैं, जो कि कॉमर्शियली फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी चला रहे हैं। ये वो जानते हैं कि कैसे चला रहे हैं। अभी भी इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट्स में घाटा दिखाते हैं, लेकिन ये प्लांट चल रहा है। अच्छा, मुझे मेडिकल साइंस की अकॉर्डिंग आप ये बताएं कि इससे जो गैसेस निकल रही हैं उससे कितना नुकसान होता है, और इलाका किस अंदाज में और कितना मुतासर होता है इससे? देखिए, इसमें 3-4 किस्म के पोल्यूशंस हैं। एक पोल्यूशन जो है वो पानी का है, एक ज़मीन का है, और दूसरा हवा का है। जो सबसे बड़ा नुकसान तो इसको हवा के पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि गैस निकलती है। जो कूड़ा आता है वो एक भट्टी जैसे, सड़क पर आप देखें किसी को जलाते हुए, भट्टी जलाते हुए कूड़ा जमा करते हैं, जलाते हैं, इसी तरह का एक प्लांट है ये। थोड़ा सा उसमें बॉयलर्स वगैरह लगे हुए हैं, उससे हीट से वो उस हीट से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से बिजली बनाते हैं। राख इसका जो है 40% जो है वो राख बन जाती है, तो 100% ये डिस्पोजेबल नहीं है। और राख में जब केमिकल मिलके ख़तरनाक हो जाती है वो, तो ऐश जो है जो जिसे वो और ख़तरनाक हो जाती है इसकी। तो 40% तो ये ख़त्म ही नहीं होता, 60% जो जल जाता है उससे गैसें निकलती हैं। गैसेस में जो नॉर्मली गैसेस हैं उसमें जैसे सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरह की और गैसेस निकलती हैं। उसके अलावा जो ख़तरनाक गैसें निकलती है इससे, उसमें आप जो है डायोक्सिन एक
गैसेस निकलती हैं, फ्यूरॉन्स निकलते हैं, और ये इतने ख़तरनाक हैं कि जिसे कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जहरीली चीज़ है वो साइनाइड है, लेकिन साइनाइड से भी 600 गुना ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो डाइऑक्सिन है। और डाइऑक्सिन इससे निकलती है चूँकि इसमें जो गर्मी जो देते हैं वो करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस गर्मी देते हैं, तब कूड़ा जलता है। हर तरह का कूड़ा उसमें जल जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने में। लेकिन इसमें जब वो उसका टेम्परेचर गिरता है, डाइऑक्सिन उसमें से निकलती हैं। उसको फ़िल्टर करने के लिए इनके पास जो फ़िल्टर बैग्स वगैरह होते हैं वो कई बार काम नहीं करते हैं। और ये एक इंस्पेक्शन जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने किया था, उसमें बात सामने आई, उन्होंने एनजीटी को रिपोर्ट किया, ये रिकॉर्डेड है, मतलब उसकी वजह एनजीटी ने फाइन भी किया, 25 लाख का प्लांट के ऊपर फाइन भी किया है। तो इसका मतलब डाइऑक्सिन जैसी खतरनाक चीज़ें निकल रही है। डाइऑक्सिन से क्या होता है, और या दूसरे जो केमिकल्स है उससे क्या होता है, एक तो कैंसर बढ़ रहा है। डाइऑक्सिन और फ्यूरान जो है कैंसरस चीज़ें हैं, कैंसर की रफ्तार बढ़ रही है। दूसरा थायराइड जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा जो है वो एक लंग्स की जो रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने की जितनी बीमारियां, अस्थमा वगैरह है, सांस लेने की जितनी वो चीज़ें हो सकती हैं, वो सब की सब इसमें बढ़ रही है। लंग्स ख़राब हो रहे हैं, बच्चों के खास तौर से लंग्स ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा जो है डाइऑक्सिन की वजह से जो डीएनए चेंज हो जाता है, माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रद्दोबदल होता है, डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो सकते हैं, सेक्स चेंज हो सकता है उनका। तो ये सब चीज़ें ख़तरनाक चीज़ें जो है डाइऑक्सिन से होती है। और डाइऑक्सिन के साथ ये है कि इंडिया में उसकी टेस्टिंग लैब ही नहीं है। अगर यहाँ डाइऑक्सिन निकल रहा है तो कोई टेस्ट करने वाला नहीं, इसको लंदन भेजना पड़ता है और उसकी बड़ी फीस उनको देनी पड़ती है। तो ये डाइऑक्सिन के टेस्ट नहीं करवाते नॉर्मली, जबकि ये रेगुलर टेस्ट इसका होना चाहिए कि डाइऑक्सिन निकल रही है या नहीं निकल रही है, फ्यूरान्स निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें। इसके अलावा जो पानी के अंदर जो पोल्यूशन जा रहा है, लीचेट जिसे हम कहते हैं, कि वो जो कचरा आता है वो गीला कचरा होता है, उसमें से जो केमिकल्स मिलके वो नीचे जाता है ज़मीन में, और ज़मीन में पानी के अंदर जो है जहरीला मादा पहुंचता है। और जो भी लोग आसपास पीते हैं उनके अंदर वही कैंसरस उसके जो चीज़ें होती हैं वो पहुंचते ही कैंसर बढ़ रहा है और दूसरी बीमारियां बढ़ रही है, जैसे खुजली लोगों की बढ़ रही है या ऐसे की और चीज़ें बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान होता है। आप यानी यहाँ पहले बहुत हरा भरा इलाका था, लेकिन बहुत से पेड़ मर गए हैं या सूख रहे हैं या जो है मुरझा रहे हैं वो उसकी पोल्यूशन की वजह से। इसी तरह से यह जो पूरा जो गैस जब फैलती है तो सबसे बड़ा ओखला जो यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी यहाँ पर मौजूद है यमुना नदी किनारे, उन पक्षियों को भी नुकसान होता है। तो ये सब बातें पॉइंट आउट की जाती रही है, बताई जाती रही है, लेकिन अभी तक प्लांट के सिलसिले में जो है, जो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एमसीडी हो या किसी पार्टी को आप देखें, तो उनका रवैया नॉर्मली ये है कि वो इस प्लांट की तकरीबन हिमायत में नज़र आते हैं। इंसानी जानों का जब इस कदर नुकसान है और ये बाकायदा सर्टिफाइड है और डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं और हम खुद देख रहे हैं इलाके में रहकर कैसे जो नुकसानात हो रहे हैं, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है और पूरी जो है यहाँ की हरियाली ख़त्म होती जा रही है, और उसके बावजूद भी सरकारों का रवैया जैसा आपने अभी बताया वो इसके मामले में अच्छा नहीं है। आपने जो एक ये मुहिम चलाई है इस इलाके के लोगों ने, उस मुहिम का क्या असर है, और जो आपने बाकायदा एक केस किया है उस केस की क्या अभी तक क्या नाम है स्टेटस क्या है उस केस का? असल में केस जो शुरू से 2010 से यहाँ के जो RWAs हैं उन्होंने केस किया था। सुखदेव विहार के RWA, ब्लॉक के RWA किया है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले गए हैं, जसोला पॉकेट से गए हैं, हाजी कॉलोनी से गए हैं। तो कोई 5 पिटिशनर्स हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं। तो ये केस जो है हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं कामयाब हुए। एनजीटी में जब केस गया तो वहाँ कामयाब नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग है और एक केस लड़ रहे हैं। चूँकि इस तरह के केसेस में आमतौर पर करप्शन एक बहुत बड़ा मसला होता है। जो सुखदेव ये जो RWAs हैं उनके पास जो वकीलों की टीम होती है उसके मुकाबले में जो जिंदल की टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है। दूसरा एक जो साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, उसमें बहुत से साइंटिस्ट जो हैं जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स देते हैं वो फेवरेबल रिपोर्ट्स देते हैं पैसे की वजह से। तो इसमें एक बड़ा रोल करप्शन का है कि करप्शन की वजह से बहुत सारे केसेस जो जिससे होने चाहिए वो हल नहीं हो पाते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लोग केस लड़ रहे हैं उनमें भी बहुत लोग कमज़ोर पड़े, करप्शन की वजह से कमज़ोर पड़े, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ये कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा कि मैंने लोगों से बात की है, लोग कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। बाकी ये कि अप्रैल में शायद सुनवाई की उम्मीद है। इस बीच में इन्होंने जब कोई कोर्ट में केस होता है तो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 16 मेगावाट से 40 मेगावाट का
जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अप्लाई किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कंपनी ने अप्लाई किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है दिल्ली गवर्नमेंट को कहा, DPCC को कहा कि आप जनसुनवाई कीजिए। उन्होंने 16 जनवरी को जनसुनवाई ऐलान की थी, लेकिन पब्लिक प्रेशर में जनसुनवाई जो है वो जो DM ऑफिस में थी वो मुलतवी करनी पड़ी, और वो जनसुनवाई के बगैर ये आगे मंजूर नहीं हो सकता। तो अभी तो प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर दिल्ली में पैदा हो गया है। मीडिया इसके ख़िलाफ़ लिख रहा है और जनता इसके ख़िलाफ़ है। और पहले जो था 2015 में एक एजिटेशन हुआ था, और उसमें उस एजिटेशन के नतीजे में एक बेदारी आई थी, लेकिन फिर वो एजिटेशन दब गया और बहुत ज़्यादा बात नहीं आगे बढ़ी। लेकिन अब जो एजिटेशन है वो जनता का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और उसमें लोग आगे आए हैं, बड़े पैमाने पर लोग आए हैं। अभी जो 23 मार्च को शनिचर के दिन जो मुजाहरा हुआ है, करीब 3000 से ज़्यादा लोग उसमें शरीक रहे, और सारे यानी जो बहुत एक्टिविस्ट किस्म के लोग उसमें शरीक रहे। स्कूलों के लोग रहे और हॉस्पिटल से लोग जुड़े, RWS के लोग जुड़े। तो उम्मीद है कि इस सब का प्रेशर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ेगा, और वो सोचने पर मजबूर हों शायद कि इस प्लांट को बंद किया जाए। और इस तरह के जितने प्लांट हैं, अभी आप देखें जो राजघाट पर एक प्लांट, बिजली बनाने का प्लांट था, उसको बंद कर दिया गया पोल्यूशन की वजह से। फिर दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी कि वहाँ पर इसी तरह का एक जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट लगाए, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ तो गांधी जी की समाधि बनी हुई है, तो यहाँ तो लगाना ठीक नहीं है। तो जब गांधी समाधि के लोग फिक्रमंद हैं कि वहाँ प्लांट न लगाया जाए, तो यहाँ तो जिंदा लोग हैं, उनकी फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से 700 मेगावाट बिजली रोज़ पैदा करने वाला बदरपुर थर्मल प्लांट बंद कर दिया गया, जबकि अभी 52 जो इस तरह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैं इंडिया में जो मंजूर हुए हैं, 4-5 साल में वो शायद चालू हो जाएंगे। उन सब की कैपेसिटी 450 मेगावाट कुल है। एक थर्मल प्लांट के मुकाबले में 52 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की जो कैपेसिटी है वो आधी है तकरीबन। उसके बावजूद इस तरह के प्लांट को प्रमोट करने से एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है, और हो रहा है, लोगों को नुकसान हो सकता है और हो रहा है। इसके मुकाबले में दूसरी जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लाने की ज़रूरत है। जब माहौलियात को इतना नुकसान हो रहा है और सरकारें भी जानती हैं, फिर वो कौन सा करप्शन है, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है ये, और क्या प्रेशर है, आप क्या समझते हैं इसमें मेरे ख्याल से एक तो जो शॉर्टकट का जो हमारे यहाँ तरीका है कि किसी चीज़ को आसान तरीका ढूंढा जाए। DPCC के एक चेयरमैन थे पहले, उनका एक बयान न्यूज़पेपर्स में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता को समझाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अब कूड़ा जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के ही 20 शहर ऐसे हैं जहाँ पर ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाई गई है। इंदौर जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर है, वहाँ पर कोई कूड़ा पैदा नहीं होता है, और वो कूड़े का जो है एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से वो रीयूज़ होता है, रिसाइकल होता है, रिड्यूस होता है। वो सारी जो ग्रीन जो अप्रोचेज़ हैं, ग्रीन जो तरीके हैं, माहौलियात की फेवर के जो तरीके हैं, वो सब अपनाए जा रहे हैं वहाँ पर। जब इंदौर में ऐसा मुमकिन है, दिल्ली में क्यों नहीं मुमकिन है? और दिल्ली के लोग ज़्यादा जागरूक हैं। यहाँ MCDs अगर काम करें, अभी 2-3 दिन पहले MCD ने फैसला किया है कि वो 2 सिस्टम जो सीवेज यानी वेस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, उसको लागू करेंगे, और अब वो फाइन भी करने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ों को पहले से उनको लाना चाहिए था, जिससे कूड़ा कम से कम बनता। अभी 10,000 टन रोज़ कूड़ा दिल्ली में पैदा होता है, ये रिड्यूस होकर 2,000 टन हो सकता है। और 2,000 टन के लिए फिर वो और भी तरीके उसके हैं डिस्पोजल करने के, जो बॉम्बे से सीख सकते हैं, अलप्पी से हम सीख सकते हैं, इंदौर से सीखते हैं, मैसूर से सीखते हैं। खुद इंडिया में ऐसे बहुत से शहर हैं, ऐसे MCDs हैं। सबसे बड़ा एक राजस्थान में आदिवासी इलाके में डूंगरपुर एक जगह है, ज़िला है, उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी अपना रखी है, और वहाँ कोई कूड़ा पैदा नहीं होता है। तो ये पॉलिसी अगर दिल्ली में अपनाई जाए, दिल्ली के लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझेंगे, लेकिन इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत रोल अदा करना पड़ेगा। जितना पैसा सब्सिडी के तौर पर इन प्लांट्स को दे रहे हैं, 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं साल का, उससे ज़्यादा, उससे कम पैसे में शायद लोग बेदारी पैदा की जाए, और तो लोग जाग सकते हैं, लोग समझ सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है अगर हमारी कॉलोनीज़ में, हमारे आसपास पैदा की जाए कि जिसकी वजह से कूड़ा पैदा ना हो, और कूड़ा जो पैदा हो वो सेग्रीगेट हो, अलग अलग हो, वो कूड़ा जो कि रिसाइकलेबल है वो अलग हो जाए, जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता उस कूड़े को अलग किया जा सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पर, ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए MCD को और दिल्ली सरकार को ख़ास तौर से कोशिश करनी होगी। इस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन बस होने ही वाला है।
और सियासी रहनुमा हमारे बीच वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त ये बड़ा मसला है। क्या आपका एजिटेशन ये चल रहा है, जो इसके क्या नाम है, लोग जो इसके कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर कोशिश की कि इन नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाएं, और अगर आपने कोशिश की, अपनी बात रखी, तो उनके इस सिलसिले में क्या जवाब है? देखिए, इस सिलसिले में जो है, जो तीनों पार्टियों को अगर हम देखें, तीनों पार्टियों का रवैया बहुत यानी नामुनासिब रवैया नज़र आता है। चूँकि पहला तो ये कि कांग्रेस के ज़माने में ये लागू हुआ था और शीला दीक्षित और उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, जो केंद्र में भी थी यहाँ भी थी, उसने इसको मंजूर किया था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई। उस वक्त 2015 में इलेक्शन से पहले जब एजिटेशन हुआ था तो अमानुल्लाह खान साहब बहुत एक्टिव थे उस ज़माने में, और कहा था कि प्लांट बंद करें। अभी वो कहते हैं हम बंद करा देंगे अगर ये कूड़ा उसमें से निकल रहा होगा तो, लेकिन अभी तक वो बंद नहीं करा सके। केजरीवाल साहब के पास लोग पहुँचे थे, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले पहुँचे थे, उसके बाद भी पहुँचे थे। वो जुलाई 2015 में केजरीवाल साहब की मीटिंग हुई, सुखदेव विहार कॉलोनी और ईश्वर नगर, इस तरह के लोग RWC लोग गए थे। उन्होंने वादा किया था हम बंद करवा देंगे, उन्होंने बंद नहीं करवाया। मजीद सिसोदिया जी को भेजा था उन्होंने प्लांट का मुआयना किया और प्लांट देख के गए वो, लेकिन उसके बाद उनके कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है। ये लगता है कि, और इस वक्त जो है बीजेपी सरकार, NDA सरकार केंद्र में है, उसी की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जिसके हर्षवर्धन साहब जिम्मेदार या जावड़ेकर साहब हैं, ये लोग जो है उस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। बीच में एक दो बार ऐसा सुनने को मिला कि वो कहते हैं कि जनता चाहेगी तो बंद कर देंगे, लेकिन ये कि जनता तो चाह रही है कि बंद करें, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि उन्होंने 16 मेगावाट से 40 मेगावाट की जो एप्लीकेशन किया मौजूद है उसको रद्द किया हो। तो तीनों पार्टियों का जो रवैया है वो नामुनासिब लगता है। अभी हमने वॉलंटियर्स ऑफ चेंज की एक मीटिंग की थी आतिशी जी के साथ, उनको मेमोरेंडम दिया था। सेहत के सिलसिले में 2 इश्यूज़ हमारे सामने थे। उसमें से एक 300 बेड का हॉस्पिटल था जो यहाँ 2017 से इंतज़ार कर रहा है चलने का जसोला में, और दूसरा इस प्लांट को बंद करने का था। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस मसले को हम जानते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद उनका कोई रद्द-ए-अमल, कोई उनका राय, कोई चीज़ हमें नहीं मिली है। तो ये लगता है कि इसको बहुत कैजुअल ले रहे हैं, जबकि लैंसेट ने भी डेटा दिए हैं कि 14,500 लोग दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से मरे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी करीब 2,000 लोग पोल्यूशन से मरे होंगे इस इलाके में भी। ये बहुत बड़ा लॉस है, ह्यूमन लॉस है। कई लोग बीमार हैं, कई लोग कमज़ोर हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी मुतासिर हो रही है, काम करने से जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक ह्यूमन लॉस है हमारा, एक पूरी सोसाइटी का लॉस है। तो इन सब पर सरकारों को गौर करना चाहिए, और जब उसका साधन मौजूद हैं, दूसरे साधन मौजूद हैं, तो उस पर जो है क्यों नहीं उस पर गौर करते हैं, क्यों नहीं उसको प्रमोट करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट उनको एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं, तो उन पर क्यों नहीं वो अमल कर पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान चला रखा है, ट्यूबिंग सिस्टम जो है उसको वो प्रमोट कर रही है, उसके बावजूद एक इतनी बड़ी जो कमी है उसको फिर वो कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि पूरा उनका स्वच्छता अभियान केंद्र सरकार का मिशन रहा है पिछले 5 साल में। देखिए, इसमें एक तो जो कि नेशनल पॉलिसी बन चुकी है, नीति आयोग ने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में सबसे पहले लिखा हुआ है कि कूड़े को जलाया जाए, ये उसका हल है। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है कि सेग्रीगेटेड जो वेस्ट है उसको जलाया जाए। तो एक इस तरह के प्लांट में लिखा हर जगह जाता है, लेकिन होता नहीं है वैसा। तो सेग्रीगेटेड कूड़ा जब घर से नहीं निकल रहा है तो वहाँ कोई सेग्रीगेट नहीं करता है। तो पहले सेग्रीगेशन घर से शुरू होगा, तब जाके इस तरह के प्लांट में सेग्रीगेटेड कूड़ा पहुँचेगा, वरना वो कोई वहाँ लापरवाही करते हैं, वो सेग्रीगेट नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये जो इसमें जो सब्सिडी दे रखी है, सब्सिडी एक बड़ा लालच होती है। तो सरकारों को सब्सिडी जो है अब इसमें कम करनी चाहिए। एक ज़माने में रहा होगा। तीसरी चीज़ इसमें एक जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत थर्ड क्लास टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, जो चाइना में जहाँ से टेक्नोलॉजी आई वहाँ बंद कर देगी प्लांट एजिटेशन की वजह से। फ्रांस में या दूसरे शहरों में भी इस तरह के प्लांट लगे हैं, लेकिन वहाँ ज़ीरो एमिशन पर बेस्ड है, वो वहाँ से कोई धुआं नहीं निकलता है। शहरों के आसपास, शहरों के बाउंड्रीज़ में इस तरह के प्लांट लगे हैं जो वेस्ट टू एनर्जी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर सेग्रीगेटेड वेस्ट जाता है। दूसरा है कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल उसमें ज़ीरो एमिशन उसमें है, कोई पोल्यूशन बाहर नहीं होता है। इसके से वहाँ चल रहे हैं। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, हर आदमी अपने फ़ायदे की देखता है। जिसमें नुकसान हो,
क्योंकि बहुत से जो पोल्यूशन कंट्रोल के जो टेक्नोलॉजी है वो उनके इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं, इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, खर्चीले होते हैं, बिजली से ज़्यादा खर्च होती है, तो लोग समझते हैं कि घाटे का सौदा है, तो उस वजह से नहीं करते लोग। नाज़रीन, ये है पूरी सूरत हाल और ये है पूरी समस्या। एक तरफ सरकारों की स्कीमें हैं, सरकारों की पॉलिसियां हैं, और दूसरी तरफ ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है जो इस इलाके के निवासियों को लगातार परेशान कर रहा है। ऐसी परेशानियों का कवरेज हम बराबर करते रहेंगे और एशिया टाइम इस मुहिम के साथ जुड़कर ये कोशिश करेगा कि किसी तरह इंसानी जानों के खिलवाड़ से बचाया जा सके। आप लोग भी इस मुहिम में साझेदार बने, हमारे भागीदार बने। बहुत बहुत शुक्रिया।